यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से 4 घंटा लेट चल रही थी। जब ट्रेन 7:43 पर गोधरा स्टेशन से आगे निकली, लगभग 500 मीटर की दूरी पर उस ट्रेन को चेन पुलिंग करके रोक दिया। आग भी ऐसी कि देखते ही देखते 59 लोग जिंदा जल जाते हैं, जिनमें थी 27 महिलाएं और 10 बच्चे। ऐसी चमत्कारिक कमेटी भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली और आखिरी बार देखी गई। क्यों 59 निर्दोष हिंदुओं को जिंदा जलाने वाले दोषियों को बचाने की कोशिश की गई। आज हम बात करेंगे 2002 में हुए गोधरा ट्रेन हादसे की। एक ऐसी घटना जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन उस घटना के पीछे एक ऐसा सच छिपा है जिस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, और अगर ध्यान दिया तो लोगों के सामने लाना जरूरी नहीं समझा। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट में इस घटना के कई पहलुओं को दिखाने का प्रयास किया गया है, लेकिन हम यहाँ गुजरात के दंगों का नहीं बल्कि गोधरा में हुए ट्रेन हादसे के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे कि कैसे लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया। यह वीडियो किसी धर्म, संप्रदाय या राजनीतिक पार्टी का विरोध करने के लिए नहीं है। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ तार्किक सवाल रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसे सच को सामने लाने की जिसे लंबे समय तक दबाया गया। तो बात है 27 फरवरी 2002 की, जब साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से अहमदाबाद की तरफ जा रही थी। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से 4 घंटा लेट चल रही थी, और उस समय की भारतीय रेलवे का एक अलग ही मिजाज था। अगर समय पर पहुंच जाए तो किसी चमत्कार से कम नहीं। जब ट्रेन 7:43 पर गोधरा स्टेशन से आगे निकली, लगभग 500 मीटर की दूरी पर उस ट्रेन को चेन पुलिंग करके रोक दिया गया, और वह ट्रेन सिग्नल फालिया रोड नामक इलाके में जा रुकी, जो संयोग से एक मुस्लिम मेजॉरिटी वाला क्षेत्र था। अब आप भी इतने समझदार तो हैं ही कि संयोग को समझ सकें। ट्रेन के कई डिब्बों में से एक डिब्बा था S6, जिसमें कई सारे कार सेवक अपने परिवारों के साथ अयोध्या से लौट रहे थे। यहाँ कार सेवक कोई कार चलाने वाला नहीं, बल्कि वो लोग जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के दौरान अपनी सेवाएं दी। और अचानक उसी S6 कोच में आग लग जाती है। आग भी ऐसी कि देखते ही देखते 59 लोग जिंदा जल जाते हैं, जिनमें थी 27 महिलाएं और 10 बच्चे। यह एक वाकई दिल दहला देने वाली घटना थी। इस घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने एक जांच आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस GT नानावती और जस्टिस अक्षित अच मेहता, जो दोनों ही अपनी निष्पक्ष और विस्तृत जांच के लिए जाने जाते थे। और इस आयोग का नाम रखा गया नानावती मेहता आयोग। और आयोग ने अपनी जांच करना शुरू करी और सभी पहलुओं को बहुत ही बारीकी से देखने का प्रयास किया। अब आगे की कहानी और भी दिलचस्प है। घटना के 2 साल बाद यानी 2004 में देश में लोकसभा चुनाव हुए, और देश में एक नई सरकार बन के आई केंद्र में, जो थी कांग्रेस नेतृत्व करने वाली UPA सरकार। कांग्रेस ने UPA सरकार बनाने के सिर्फ 4 महीने बाद सितंबर 2004 में एक नई जांच कमेटी बनाने का आदेश दिया, जो इसी घटना की जांच फिर से करेगी। और इसके अध्यक्ष थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस UC बनर्जी। अब सोचने वाली बात यह है कि 2 साल पुरानी घटना की जांच के लिए अचानक से कमेटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और वो भी तब जब एक अन्य आयोग पहले से ही इसकी जांच करने में लगा है। UC बनर्जी कमेटी ने सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब के साथ मिलकर कई सारे फोरेंसिक टेस्ट किए, और 17 जनवरी 2005 यानी सिर्फ 4 महीनों के अंदर अपनी रिपोर्ट तैयार करके पेश कर दी। ऐसी चमत्कारिक कमेटी भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली और आखिरी बार देखी गई जिसने इतनी तेजी के साथ काम किया हो। और इसकी चमत्कारिक रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रेन में आग अंदर से ही लगी थी, बाहर से आग लगाने की कोई संभावना नहीं थी। वहीं दूसरी ओर नानावती मेहता आयोग ने 6 सालों तक एक विस्तृत जांच करके सितंबर 2008 में अपनी रिपोर्ट पेश करी, जिसमें बताया गया कि यह ट्रेन हादसा एक प्री प्लान्ड साजिश थी, और ट्रेन के डिब्बे में आग लगाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया, जिसके अवशेष फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट में भी पाए गए। अब आप ही सोचिए कि एक ही जांच की घटना के लिए 2 समितियों की रिपोर्ट में इतना अंतर कैसे। क्या ट्रेन में आग अंदर से लगी थी या किसी ने बाहर से पेट्रोल डालकर आग लगाई थी। अब ये मामला गया एक विशेष SIT अदालत में, जहां अदालत ने 22 फरवरी 2011 को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि गोधरा ट्रेन में जो लगी आग थी वह पेट्रोल डालकर लगाई गई थी और यह एक प्री प्लान्ड साजिश के तहत हुआ था।
इस घटना में कोर्ट ने 63 लोगों को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया और 31 लोगों को दोषी करार दिया। इन 31 लोगों पर निम्नलिखित धाराओं के तहत अपराध साबित हुआ। आईपीसी की धारा 302 हत्या के अपराध में दोषी, आईपीसी की धारा 120 बी पूर्व नियोजित यानी प्री प्लान्ड साजिश के लिए दोषी, आईपीसी की धारा 436 ट्रेन की बोगी को जानबूझकर आग के हवाले करके जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे और 59 लोगों को जिंदा जलाने के अपराध में दोषी। इन दोषियों में से 11 को मौत की सजा हुई और 20 लोगों को आजीवन कारावास मिला। हालांकि बाद में गुजरात हाईकोर्ट ने 2017 में इन 11 लोगों की मौत की सजा को भी आजीवन कारावास में बदल दिया। अदालत ने इस घटना को आतंकवाद के बराबर एक जघन्य अपराध माना और इसे सोची समझी सांप्रदायिक हिंसा करार देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य समाज में भय और अराजकता फैलाना था। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि कांग्रेस लीडिंग यूपीए सरकार ने यह दूसरी कमेटी अचानक से क्यों बनाई, और वो भी तब जब एक आयोग पहले से ही इसकी जांच में जुटा था। और क्या जल्दी थी कांग्रेस यूपीए सरकार को कि उन्होंने 2 साल पुराने इतने संवेदनशील मामले की जांच 4 महीने में कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। और क्यों इस रिपोर्ट को कोर्ट ने नहीं स्वीकार किया? आखिर क्यों केंद्र की यूपीए सरकार ने एक झूठी फोरेंसिक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करवाई? जरा सोचिए, 59 मासूम हिंदुओं को जिंदा जला देने वाले दोषियों को बचाने के लिए कांग्रेस लीडिंग यूपीए सरकार ने कोर्ट में एक झूठी रिपोर्ट पेश करवाई। ये वही सरकार है जो खुद को लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा पैरोकार बताती है। क्या ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मजाक नहीं? एक ऐसी सरकार जिसने देश चलाने का जिम्मा लिया था, वो निर्दोष हिंदुओं को जिंदा जलाने वाले लोगों को बचाने के लिए कोर्ट में कैसे झूठी फोरेंसिक रिपोर्ट पेश कर सकती है? क्या इसे लोकतंत्र की हत्या नहीं माना जाएगा? जिस सरकार को जनता ने चुना वो मासूम लोगों के हत्यारों को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ झूठ का सहारा ले रही थी। सोचिए, जिस घटना को कोर्ट ने आतंकवादी घटना बताया, उसके दोषियों को बचाने के लिए कांग्रेस यूपीए सरकार ने हर संभव हथकंडा अपनाया। 2002 में हुए गुजरात दंगों पर पूरी दुनिया आज भी सवाल उठाती है। सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी, उसके बावजूद बीबीसी जैसे चैनलों ने गुजरात दंगों के ऊपर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक डॉक्यूमेंट्री जारी करते हुए बीजेपी और मोदी को उसमें विलन के रूप में दिखाया। क्यों किसी कांग्रेस के नेता से यह सवाल नहीं पूछा गया? क्यों 59 निर्दोष हिंदुओं को जिंदा जलाने वाले दोषियों को बचाने की कोशिश की गई? क्यों अदालत में झूठी रिपोर्ट पेश की गई, वो भी एक सरकार के द्वारा? और क्यों 2002 की घटना को एक राजनीतिक हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया? और ऐसा क्यों है कि हमारे देश के ऐसे पत्रकार और यूट्यूबर्स जो मशहूर हैं सरकारों पर सवाल उठाने के लिए, उन्होंने इस मुद्दे को अनदेखा कर दिया? क्या इनका एजेंडा सिर्फ एक तरफा सवाल उठाना और बाकी मुद्दों पर चुप्पी साध लेना है? क्या लोकतंत्र में निष्पक्षता की यही परिभाषा है? एक सरकार जिसने देश के मासूमों की मौत का सच दबाने के लिए झूठ का सहारा लिया, क्या वो आपके और मेरे अधिकारों की रक्षा करेगी? ये वही पार्टी है जो सेक्युलरिज्म के नाम पर झूठ और कपट का सहारा लेकर आतंकवादियों को बचाने निकली थी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी पार्टी जो सत्ता में आने के लिए हर हद तक गिर सकती है, वह आपके लोकतंत्र की रक्षा करेगी? सोचिए, समझिए और सवाल उठाइए, क्योंकि सच जानना आपका हक है। अगर आपको ये मुद्दा सोचने पर मजबूर करता है तो अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा है कि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।